ये कहानी है हेनरिक हैरर और पीटर ऑफ स्कनेटर के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। ये दोनों अपने समय के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। कहानी की शुरुआत होती है सन 1939 से, जब दूसरा विश्व युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। तभी हेनरिक अपनी पत्नी को छोड़कर, जो कि प्रेग्नेंट होती है, पीटर की टीम के साथ हिंदुस्तान के लिए रवाना होता है। दरअसल ये लोग यहाँ पर विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी नागा पर्वत की चढ़ाई करने आए हैं। अब ये लोग नागा पर्वत की चढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक भयंकर तूफान आ जाता है और पीटर पूरी टीम को ऑर्डर करता है कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यहीं से हम नीचे की तरफ उतरेंगे। हेनरिक इस बात से नाराज़ हो जाता है। वो पीटर को समझाने की कोशिश भी करता है कि हम बहुत नज़दीक हैं, लेकिन पीटर हेनरिक की बात नहीं मानता और वो पूरी टीम के साथ नीचे की तरफ जाने ही लगता है। हालांकि हेनरिक अभी भी नागा पर्वत की चोटी पर जाना चाहता है, लेकिन वो इस काम को अकेले नहीं कर सकता। इसलिए वो हेनरिक की टीम के साथ नीचे उतरना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये लोग नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं जो कि इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल ये वो समय होता है जब भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा होता है और वो ब्रिटिश ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच अब वॉर शुरू हो गई है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका है और इस हिसाब से अब तुम हमारे वॉर प्रिजनर हो। और इन सब लोगों को यहाँ से देहरादून की एक जेल में ले जाया जाता है। ये इलाका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होता है। हेनरिक कई बार यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार पकड़ा जाता है। धीरे धीरे हेनरिक को यहाँ पर 2 साल बीत चुके हैं। अब हेनरिक को उसकी पत्नी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन वो अभी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो जैसे ही बड़ा होगा तो मैं उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। इसके साथ साथ उसकी पत्नी ने उसको डाइवोर्स के पेपर भी भेजे होते हैं साइन करके, और वो हेनरिक से कहती है कि तुम भी इस पर साइन करके भेज दो ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। इस बात से हेनरिक बहुत नाराज़ हो जाता है और वो अपने आप को ही जख्मी कर लेता है। इसके कुछ समय बाद हेनरिक को पता चलता है कि उसके साथी जेल से भागने की तैयारी में है, तो हेनरिक भी अपने साथियों के साथ जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं, हेनरिक कहता है कि यहाँ से मैं आगे का रास्ता खुद ही देख लूँगा, और इस प्रकार वो अपने साथियों को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे ना ही रास्ते का पता है और ना ही अपनी मंजिल का, इसीलिए वो बस गुफाओं में बैठकर अपने बेटे को याद करता रहता है, जिसको उसने अभी तक देखा भी नहीं है। ऐसे ही एक रात उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है। यह शख्स और कोई नहीं, हेनरिक का दोस्त पीटर ही होता है। अगली सुबह पीटर हेनरिक से कहता है कि मैं तिब्बत के रास्ते चाइना जा रहा हूँ, जहाँ शायद मुझे कुछ काम मिल जाए। दरअसल ये दोनों अभी जहाँ पर बैठे होते हैं, यहाँ से तिब्बत की दूरी 65 किलोमीटर होती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा और आइसोलेटेड देश है और यहाँ तक जाने का रास्ता कई ग्लेशियर, पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरता है, जिसमें महीनों लग सकते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से एक लंबा सफ़र तय करके तिब्बत के एक छोटे से गाँव में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इनका स्वागत नहीं करते और ना ही इन्हें रहने की परमिशन देते हैं, क्योंकि तिब्बत में किसी भी विदेशी का आना स्वीकार्य नहीं होता, और इन्हें थोड़ा बहुत खाना देकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जब ये लोग दोबारा भारत तिब्बत की सीमा पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक मेला लगा होता है, और मेले की आड़ में ये दोनों उन लोगों को चकमा देकर भाग जाते हैं जो इन्हें यहाँ तक लाए होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि हेनरिक ऐसे ही एक रात बैठ के सोच रहा होता है कि उसका लड़का अब 3.5 साल का हो चुका है। तब पीटर हेनरिक से कहता है कि तुम्हें ज़रूर अपने बेटे को लेटर लिखना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुम अभी ज़िंदा हो और उससे कितना प्यार करते हो। हेनरिक पीटर की बात को मान लेता है और अपने बेटे को लेटर लिखना शुरू कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। चारों तरफ बर्फ़ पड़ चुकी है। इनके पास अब खाने का सारा सामान भी ख़त्म हो चुका है। इनका अब सर्वाइव कर पाना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल हो चुका है, और अब ये लोग एक बर्फीली पहाड़ी पर फंस चुके हैं। तभी इन्हें कुछ लोगों की आवाज़ आती है जो कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा जा रहे होते हैं। ये दोनों उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी अपने साथ ले चलें, लेकिन वो इन्हें ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि ल्हासा में किसी भी विदेशी का आना मना होता है। फिर ये दोनों इन्हें झूठ बोलते हैं कि हमारे पास ल्हासा जाने का परमिट है, और फिर ये इन्हें एक झूठा परमिट दिखा देते हैं। फिर ये लोग इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अब ये दोनों ल्हासा पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ना ही इनके पास पैसे हैं और ना ही भोजन है। तब ये दोनों एक घर में घुसकर कुत्तों का खाना लेकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आ जाती है और इन्हें पीटना शुरू कर देती है। इतने में वो व्यक्ति भी यहाँ आ जाता है जिसका ये घर होता है।
वो इन दोनों को अपने घर पर रहने की परमिशन दे देता है और डिनर पर इनवाइट भी करता है और साथ ही साथ यहाँ की गवर्नमेंट से उनको रखने की परमिशन भी ले लेता है। इसके बाद इनके पास एक लेडी आती है जिसका नाम पेमा होता है, जो कि इस शहर की एकमात्र टेलर होती है जिसने कि कलकत्ता से काम सीखा होता है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा नाप लेने के लिए नवांग जिम्गे ने भेजा है, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट में एक उच्च अधिकारी है, ताकि मैं तुम्हारे लिए कपड़े सिल सकूँ। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतना शुरू होता है। इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पानी शुरू हो जाती है। पेमा और पीटर के बीच भी नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब देखते ही देखते इन दोनों को यहाँ पर 1 साल बीत चुका है। हेनरी को शहर का सर्वे करने का काम भी मिल गया है और पीटर और पेमा ने भी शादी कर ली है। अब नवांग जिम्गे भी इन दोनों का एक अच्छा दोस्त बन चुका है और वो पीटर को आकर बताता है कि अब वॉर ख़त्म हो चुकी है, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 अब ख़त्म हो चुका है। हेनरिक इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब उसको अपने बेटे से मिलने की बहुत जल्दी होती है और वो घर वापस जाने के लिए सामान पैक कर ही रहा होता है कि उसको एक लेटर मिलता है जो कि उसके बेटे ने उसको लिखा होता है। वो उसमें कहता है कि तुम मेरे फादर नहीं हो और प्लीज़ मुझे लेटर लिखना बंद कर दो। हेनरिक इस बात को पढ़कर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन जब हेनरिक सो रहा होता है तो उसके पास एक व्यक्ति आता है और वो उसे आकर बताता है कि आपको ग्रेट मदर ने बुलाया है, जो कि दलाई लामा की मॉम होती है। वो हेनरिक को बताती है कि दलाई लामा आपसे मिलना चाहते हैं और वो उन्हें सारे शिष्टाचार भी बताती है कि तुम किस तरह से दलाई लामा से मिल सकते हो। दरअसल दलाई लामा वो व्यक्ति होता है जो तिब्बतन बौद्ध धर्म का धर्म गुरु होता है। अब हेनरिक दलाई लामा से मिलने के लिए जाता है, जो कि अभी एक बच्चे ही होते हैं, और जैसे ही हेनरिक उनके आगे झुकता है तो दलाई लामा उनके पीले बालों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि तिब्बत में किसी के भी बाल पीले नहीं होते। फिर दलाई लामा हेनरिक से पूछते हैं, क्या तुमने कभी फिल्म देखी है? हेनरिक कहता है, पिछले 8 सालों से तो नहीं देखी, लेकिन मैं इसके बारे में जानता हूँ। दलाई लामा कहते हैं कि मैंने भी एक बार देखी है। मेरे पास एक प्रोजेक्टर है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक सिनेमा हाउस बनाओ और इसके साथ साथ तुम मुझसे रोज़ मिलने के लिए आ सकते हो। मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे देश के बारे में, तुम्हारी संस्कृति के बारे में और इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। हेनरिक सिनेमा हाउस बनाने के लिए तैयार हो जाता है और इसके साथ हेनरिक दलाई लामा को अपनी कंट्री के बारे में और अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बहुत सी बातें बताता है। हालांकि हेनरिक को बोला गया था कि वो दलाई लामा को छू नहीं सकता और ना ही उनकी आंखों में देख सकता है, पर दलाई लामा इस तरह का कोई भी परहेज नहीं रखते। वो हेनरिक के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं और धीरे धीरे ये बॉन्ड और भी गहरा होता हुआ चला जाता है। दलाई लामा के साथ के कारण अब हेनरिक की बिहेवियर में भी बहुत से चेंजेस आते हैं। वो पहले सब शांत हो चुका है, उसका गुस्सा भी खत्म हो चुका है और उसकी जो ईगो वो भी ज़ीरो हो चुकी है। अब हेनरिक ने सिनेमा हाउस भी तैयार कर दिया है जहाँ पर दलाई लामा और बाकी लोग भी फिल्म देख सकते हैं। इतने में चाइना ऐलान कर देता है कि तिब्बत उसी की कंट्री का एक हिस्सा है और जल्द से जल्द तिब्बत को चाइना को ज्वाइन करना ही होगा। लेकिन तिब्बत के राज प्रतिनिधि इस बात को ठुकरा देते हैं और सभी चीनियों को तिब्बत की सीमा से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद दलाई लामा को एक सपना आता है कि जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उस गांव पर चाइनीज़ आर्मी ने हमला कर दिया है और वहां के सारी मोनेस्ट्रीज को तबाह कर दिया है और कई मोंग्स को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस सपने से दलाई लामा पूरी तरह से डर जाते हैं। अगले दिन पता चलता है कि जो सपना उन्होंने देखा था वो सच हो गया है। चाइनीज़ आर्मी ने उनके गांव पर अटैक करके वहां के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना के बाद तिब्बत के लोग जो बहुत धार्मिक और शांत स्वभाव के होते हैं वो अपनी खुद की एक आर्मी बना लेते हैं जिसमें 8000 लोग होते हैं। इसके बाद तिब्बत में चाइनीज़ ऑफिशियल्स आते हैं जो कि दलाई लामा से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ कुछ मोंक्स कई दिनों से एक रंगोली बना रहे होते हैं जो कि ज्ञान और शांति का प्रतीक होता है, लेकिन चाइनीज़ ऑफिशियल्स जानबूझकर इस रंगोली को अपने पैरों से रौंद देते हैं और कहते हैं कि वो दलाई लामा से नीचे नहीं बैठेंगे। तब दलाई लामा खुद ही नीचे उतरकर चाइनीज़ ऑफिशियल्स के नीचे आकर बैठ जाते हैं। अब चाइनीज़ दलाई लामा से कहते हैं कि तिब्बत को चाइना ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन दलाई लामा ये कहते हुए मना कर देते हैं कि मेरा अभी राज्याभिषेक नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस बात से चाइनीज़ ऑफिशियल वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और तिब्बत पर अटैक कर देते हैं। तिब्बत की स्थिति बिगड़ जाती है। तभी तिब्बत आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर जिसका नाम नवांग जिम्गे होता है, वो अपने सीनियर से कहता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उसका सीनियर मना कर देता है। तब नवांग जिम्गे वहाँ जाता है जहाँ पर तिब्बत का सारा गोला बारूद पड़ा होता है और उस जगह को आग लगाकर वो ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण तिब्बत महज 11 दिनों में युद्ध हार जाता है।
तभी एक व्यक्ति हेनरिक को बताता है कि नवांग जिंगे की वजह से ही ये सब हुआ है, उसी ने हमारा सारा गोला बारूद बर्बाद कर दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमारे गोरिल्ला सैनिक चाइनीज़ आर्मी को महीनों यहाँ तक कि सालों पहाड़ों में रोके रख सकते थे और इसी बीच हम विदेशों से मदद भी मंगवा सकते थे। लेकिन नवांग जिम्गे ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। नवांग जिम्गे वही व्यक्ति होता है जिसने हेनरिक के लिए कपड़े सिलवाए होते हैं और उनका एक अच्छा दोस्त भी होता है। अब हेनरिक नवांग के पास जाता है और जो जैकेट नवांग ने हेनरिक को गिफ्ट में दी थी वही जैकेट नवांग के मुंह पर मार देता है और कहता है कि तुम गद्दार हो, तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की है। अब हेनरिक सीधे यहाँ से दलाई लामा के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब आप यहाँ पर सेफ नहीं हैं, आपको इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। तब दलाई लामा हेनरिक से कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन हो तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन ना भी हो तो उसके बारे में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी दूसरों के नाम ही तो है, उन्हीं की सेवा करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतने में हेनरिक कहता है कि तो मैं भी अपने देश वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि आप ही मेरा मोक्ष हैं। इसके बाद दलाई लामा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी तुम्हें अपने पिता के रूप में देखा है। तुम्हें अपने देश वापस जाना चाहिए और अपने बेटे से मिलना चाहिए। इतने में हेनरिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद दलाई लामा फिर से कहते हैं कि तुम्हें अपने बेटे के पास जाना चाहिए और वैसे भी तुम्हारा काम अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब पूरे 13 साल बाद सन 1951 में हेनरिक अपने देश ऑस्ट्रिया पहुंच चुका है, जहां वो पहली बार अपने बेटे को देखता है और उसे वो म्यूज़िक बॉक्स देता है जो कि दलाई लामा ने उसे दिया होता है। इसके कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि बाप और बेटे में एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है और वो अपने बेटे को माउंटेन क्लाइंबिंग सिखा रहा होता है। तिब्बत के इस सफ़र ने हेनरिक के पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया था। उसे जीवन की असलियत का पता चल चुका है। उसे ये भी एहसास है कि इस जीवन में लव पीस के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसे जीवन के सही मायनों का अब पता चल चुका है। और अब अंत में ये दिखाया जाता है कि जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था तो लगभग वहाँ 10 लाख लोगों की जान गई थी और उनकी 6000 मोनेस्ट्री को तबाह कर दिया गया था, जो कि उनके पवित्र स्थल होते हैं। और सन 1959 में दलाई लामा हिंदुस्तान आ गए थे और उन्हें उनके कार्यों के चलते, उनके शांति के उपदेशों के चलते सन 1989 में उन्हें नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। और हेनरिक और दलाई लामा आज भी अच्छे दोस्त हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी 7 ईयर्स इन तिब्बत की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।